रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई को मारती है। भाई पक चुका हूं सोशल मीडिया पे बैक टू बैक फ्लिपराची का ये गाना देखकर, अक्षय खन्ना को देखकर, क्योंकि बॉलीवुड की एक नई फिल्म आ चुकी है और धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। 300 करोड़ का बजट, 3.5 घंटे की फिल्म और लिटरली पूरी फिल्म के अंदर डायलॉग क्या है? डायलॉग सिर्फ एक है कि शैतान और जिन की औलाद। कैन यू इमेजिन? दिस इज इवन अ डायलॉग। यार हम भी लिखते हैं, 4 लफ्ज हमें भी आते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी किताब पे काम कर रहा हूं। कैन यू इमेजिन? ये डायलॉग है। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। और ये डायलॉग किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये डायलॉग इस्तेमाल किया जा रहा है एक मुसलमान के लिए। ये डायलॉग है एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर के लिए, एक शहीद के लिए। खुद उन शहीद की बेवा पता है क्या कहती हैं? वो कहती है कि ये सिर्फ मुसलमान की नहीं, ये एक शहीद की और उस शहीद की मां की भी बेइज्जती है। और ऑलरेडी इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का सोच रही है। कैन यू इमेजिन? मुझे आप पिछले 50 साल में, चले पिछले 70-78 सालों में पाकिस्तान का कोई एक कंटेंट पीस उठाकर दिखा दें जिसमें किसी हिंदू का या किसी हिंदू शहीद का मजाक भी उड़ाया गया हो। दिस इज क्रिएटिव बैंकरप्सी। थोड़ी बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म बनाई है आदित्य धार ने। जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। पहली फिल्म बनाई उरी, पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी फिल्म बनाई आर्टिकल 370, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और अब बड़ी स्टार कास्ट के साथ तीसरी फिल्म बनाई धुरंधर, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. This is the true definition of creative bankruptcy. किसी जमाने में ना ये चंद इंडिया के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये फॉर्मूला पता था कि बस किसी भी नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बना दो तो हिट हो जाता है। आदित्य धार का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इसके अलावा इन्हें कुछ बनाना भी नहीं आता ना, और नई नई ताज़ा ये जंग हारे हैं। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह से कैश करा लें उस इंडियन सेंटिमेंट को और 300, 400, 500, 1000 करोड़ अपनी जेबों में डाल लें, चाहे उसके लिए तारीख को मस्क करना पड़े, चाहे उसके लिए रहमान डकैत की कहानी को तोड़ मरोड़ कर बयान करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। नतीजा, ऑलरेडी ये फिल्म बैन हो चुकी है यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में। जहां से आपने गाना उठाया ना, उस बहरीन के अंदर भी ये बैन हो चुकी है, कुवैत में और ओमान में। तो क्रेडिट गोज टू यू। और फिर भी इतना कुछ हो जाने के बाद आदित्य धार की ऑडेसिटी चेक करें कि आगे से लिखते हैं कि द मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। व्हाट अ जोक! ट्रू इवेंट्स। इस फिल्म के कितने इवेंट्स ट्रू हैं? रहमान डकैत की कहानी है क्या? फ्लिपराची के पीछे सीन क्या है? और ये सारा मामला क्या है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1975 में, जब रहमान डकैत पैदा हुआ। रहमान डकैत का असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था और ये कराची के इलाके लियारी में पैदा हुआ। बाप ऑलरेडी एक नोन स्मगलर था जिसने सन 60 की दिहाई में स्मगलिंग का आगाज किया। चाचा भी इसका स्मगलर था, तो यूं समझ लें कि ये इनका फैमिली बिजनेस था। 13 साल की उम्र में वायलेंट क्राइम्स के अंदर रहमान डकैत का नाम शामिल होना शुरू हो गया और कहते हैं कि 19 साल की उम्र में शायद इसने अपनी मां का कत्ल किया था। लेकिन दैट्स एन एलिगेशन एंड दैट हैज नॉट बीन प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कहानी बदलती है इसकी सन 2001 में। हाजी लालू के गैंग का ऑलरेडी ये मेंबर होता है, और जब आप गैंग के मेंबर होते हैं, कत्ल भी होते हैं, सरों को काटकर फुटबॉल भी बनाई जाती है, बहुत कुछ होता है। हाजी लालू को अरेस्ट कर लिया गया सन 2001 में, जिसके बाद रहमान डकैत को पूरे गैंग की जिम्मेदारी मिल गई। सन 2008 में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक पॉलिटिकल विंग बना, बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, और कहते हैं कि रहमान डकैत ने 2008 में पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। अब सवाल ये
कि इस पॉइंट को लेकर बॉलीवुड बड़ा नाच रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन देती हैं और देखो पाकिस्तान में क्या होता है। मेरा सवाल यह है कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मैं मानता हूं हमारी हिस्ट्री को बहुत ही ग्लोरीफाइड नहीं है, बट वी आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री। ये दुनिया में हर जगह होता है। जहां जहां पर डेमोक्रेसी के नाम का ढकोसला होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वहां पर यह काम होता है। और आपके यहां कितना होता है इंडिया में, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। लेकिन पॉइंट ये कि 2008 में रहमान डकैत पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग के ऊपर पॉलिटिशियन बन गया, लेकिन फिर 2009 में चौधरी असलम ने इसका इनकाउंटर किया स्टील टाउन में। कहानी खत्म। इससे आगे रहमान डकैत की कहानी में कुछ नहीं है। अब आप उसको रणवीर सिंह डालकर निकालना चाहें, आप उसको अक्षय खन्ना डालकर निकालना चाहें, आप कहानी को फैब्रिकेट कर रहे होंगे, हकाइक बयान नहीं कर रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन चौधरी असलम की कहानी की तरफ, जिसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। अब समझते हैं कि चौधरी असलम की कहानी क्या है। चौधरी असलम खान 1963 में पैदा हुए और 80 की दिहाई में इन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। होनहार पुलिस ऑफिसर जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, और उनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ है? दहशतगर्दी के खिलाफ है। उनकी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है। और उन्होंने 2009 में रहमान डकैत का इनकाउंटर किया। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूं कि ये रहमान डकैत। 2012 में ऑपरेशन लियारी को लीड किया उजैर बलोच के गैंग के खिलाफ, जिसमें 12 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। उसके बाद 2012 में टीटीपी ने इनके घर को ट्रक बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की, आधा घर उड़ गया, 8 लोग मारे गए, चौधरी असलम बच गए। और फिर 9 जनवरी सन 2014 को एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए चौधरी असलम को शहीद किया गया। चौधरी असलम खान के कैरेक्टर को देखेंगे ना, वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर जिसने एसएसपी होने के साथ साथ अपने फराइज इस कौम की प्रोटेक्शन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल किए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। जब इनकी शहादत हुई तो टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की। एक ऐसा डेकोरेटेड ऑफिसर जिसको बेशुमार सिविल अवार्ड से, पुलिस अवार्ड से नवाजा गया, एक ऐसा डेकोरेटेड ऑफिसर जिसको पाकिस्तान पुलिस मेडल मिला, कायदे आजम पुलिस मेडल मिला, ऐसे डेकोरेटेड शहीद का आप फिल्म में मजाक उड़ाते हैं, जिन की औलाद कहकर, शैतान की औलाद कहकर। यानी इन अदर वर्ड्स आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते ये हैं कि ऐसे ऑफिसर को बुरा करके दिखाया जाए। क्यों? ताकि दहशतगर्दी पनप सके ना। इसने दहशतगर्दी को क्यों रोका? हम डिस्टेबलाइज पाकिस्तान चाहते हैं, और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं होता ऐसे हीरोज की वजह से। इसलिए इस तरह के कैरेक्टर्स को, ऐसे अच्छे इंसानों को, ऐसे हीरोज को, प्राइड को आप मस्क करने की कोशिश करते हैं। रही बात रहमान डकैत की और चौधरी असलम की, तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा कहानी में कुछ नहीं है। अब आप रणवीर सिंह डालें कि अक्षय खन्ना डालें, कहानी से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। फिर भी आपकी ऑडेसिटी इतनी है कि चौधरी असलम जैसे शहीद का आपने मजाक उड़ाया। आप इस मुल्क के 78 साल की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क के किसी शहीद का, इवन इंडिया के किसी शहीद का मजाक नहीं उड़ाया। सो फॉर यू आई हैव ओनली 3 वर्ड्स आदित्य धार, एंड दे आर हाउ डेयर यू। अगर कभी आपको यह फिल्म देखने को मिल गई तो आपको बड़े बड़े क्रिएटिव डिजास्टर्स तो फ्री में देखने को मिलेंगे, बट ऑलरेडी जिन्होंने देख ली है सोशल मीडिया पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे। पहला क्रिएटिव डिजास्टर, आपने रणवीर सिंह को कपड़े पहनाए। जो कपड़े पहनाए वो क्या पहनाए? कमीज शलवार। पर कौन सा कमीज शलवार? आपने रणवीर सिंह को हाफ स्लीव्स कमीज शलवार पहना दिया। आपको पता भी है कि कमीज शलवार मर्द हाफ स्लीव्स कभी पहनता है? पता भी है आपको कि ये होता ही नहीं है। लिटरली मैंने अपनी जिंदगी में कभी आज तक किसी मर्द को हाफ स्लीव्स कमीज शलवार में नहीं देखा। आदित्य धार, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपने रणवीर सिंह को पैसे दे दिए।
अब उनके मसल्स तो आपको कैश इन कराने हैं। वो मसल्स कैश इन कराने के लिए आपने कहा कि कल्चर की रेलेवेंस बेशक खत्म हो जाए, जिम की प्रमोशन खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी बात का आपका व्यूअर आपको पैसे देगा, लिहाजा आपने जिम की प्रमोशन तो बढ़ा दी। भाई आपको अगर दिखाना था ना तो आप बलोची शलवार दिखाते, और बलोची शलवार घेरों वाली होती है, बहुत बड़ी होती है, धूप से प्रोटेक्शन, गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए बनती है, क्योंकि सहरा में लोगों ने पहननी होती है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपने या तो राइटर को पैसे नहीं दिए, और अगर दिए हैं तो पैसे काटें, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं की कि इस मुल्क में लोग पहनते क्या हैं। दूसरा क्रिएटिव डिजास्टर जो आपने किया, आपने फ्रिपलाची का गाना उठाकर लगा दिया। आपको यह लगा कि अरब म्यूजिक है, बलोची म्यूजिक भी ऐसा ही होता होगा। आपको भी बलोची म्यूजिक की सेंस नहीं है, आपको पता नहीं है, और आपने रिसर्च करनी रखी है। यह है आपका एक और क्रिएटिव डिजास्टर। आपने कहा अरब, मुसलमान, बलोची एक जैसा ही होगा। इतना नहीं जानते आप हमारे कल्चर के बारे में। अक्षय खन्ना का स्वैग अपनी जगह कायम है, नो डाउट अबाउट दैट। ही इज अ गुड एक्टर, प्रोबेबली बॉलीवुड के सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं। स्वैग बड़ा अच्छा है, लेकिन वो स्वैग जस्टिफाई नहीं करता कि आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करें। तो गाने को एक तरफ रखें, अक्षय खन्ना को भी एक तरफ रखें, इस गाने को डालने की लॉजिक समझ नहीं आती। लाइकवाइज तीसरा जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, आपने जो एक शहीद के लिए जुमले इस्तेमाल किए वो आपको नहीं करने चाहिए थे। लाइकवाइज जो चौथा डिजास्टर आपने किया कि आपने 26 नवंबर को इंडिया में होने वाले टेरर अटैक को लियारी के साथ जोड़ दिया। आपको पता भी है लियारी क्या है, लिटरली आपको पता भी है। अभी आप लियारी को जानते नहीं है। लियारी पाकिस्तान चलाता है, लेकिन अभी आपको लियारी की कहानी नहीं पता। लियारी का दूर दूर तक, लिटरली दूर दूर तक इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। लियारी के जितने गैंग वॉर है ना, वो गैंग वॉर है लैंड के ऊपर, एक्सटॉर्शन के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। इंडिया की इंगेजमेंट बनती नहीं है, लेकिन आपने कहानी बनानी थी, लिहाजा आपने डाल दिया। फिर आपका एक और पांचवा ब्लंडर, वो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर बनाया आपने, और वो कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल के नाम से। यहां पर आपने जो दिखाने की कोशिश की है वो इलियास काश्मीरी का कैरेक्टर है। क्या कहूं मैं आपको, लिटरली आपके राइटर को, आपके डायरेक्टर को, आपके प्रोड्यूसर को मैं क्या कहूं। इलियास काश्मीरी का आपको पता भी है। इलियास काश्मीरी एक नॉन टेररिस्ट है, एक ऐसा नॉन टेररिस्ट है कि जो अफगानिस्तान में और कश्मीर में ऑपरेट किया करता था। एक ऐसा टेररिस्ट है जो अलकायदा का मेंबर था। एक ऐसा टेररिस्ट है जो 2011 के यूएस ड्रोन अटैक में मारा गया। बट इलियास काश्मीरी ऑपरेट करता था अफगानिस्तान और कश्मीर में, पाकिस्तान के नॉर्थ में, ऊपर शुमाल नॉर्थ, ठीक है। और जो आप उसको जोड़ रहे हैं लियारी के साथ, वो कराची में है। लियारी साउथ, नॉर्थ साउथ को पता है इन चीजों का, नॉर्थ क्या होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चीजों को कोई पता आपके राइटर को। पॉइंट ये है कि इलियास काश्मीरी का लियारी के साथ, लियारी के गैंग्स के साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको एक कैरेक्टर और डालना था फिल्म के अंदर, एक विलन और चाहिए। घुसाओ घुसाओ चीजें, क्योंकि इंडिया की आवाम इस वक्त पैसा दे देगी, क्योंकि वो नई नई जंग हारी है, इसलिए उसको कैशन कर लेते हैं किसी तरह। ये है आपकी क्रिएटिव डिसऑनेस्टी। अब धुरंधर की कहानी का एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं। और आदित्य आधार, सलाम है आपको, किस किस्म की कहानी आप सुनाने के लिए तैयार हैं। आपका पॉइंट यह है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बनाती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कहा था कि ये काम दुनिया में कहाँ नहीं होता, जरा अपने गरेबान में झांक कर देखें। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं इस कैरेक्टर से। ये जो कैरेक्टर है, इसका नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बीजेपी की एमपी हैं भोपाल से। 2008 में मेलागांव के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, उसमें एक्यूज थी, 6 लोग मारे गए उस ब्लास्ट में, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। यूएपीए के तहत इन पर टेररिज्म के चार्जेस हैं। और इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पता क्या कहा, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर नथुराम गोडसे को देशभक्त डिक्लेयर कर दिया। ये वो नथुराम गोडसे है जिसने आप ही के महात्मा गांधी का कत्ल किया था। और ये एक केस नहीं है, अभी आपको एक और कैरेक्टर से मिलवाता हूं, और ये हैं बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नीतीश प्रामाणिक।
13 क्रिमिनल केसेस में वांटेड थे। और ये जो 13 क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं ना, इनमें कत्ल का केस है, डकैती का केस है, चोरी का केस है, दंगे का केस है, एक्सप्लोसिव्स का केस है। और ये खड़े होकर अपने इंटरव्यू में पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करके मैं पाक हो गया, बीजेपी गंगा की तरह है। अब जितने लोग इंडिया में रहते हैं वो गंगा को पवित्र मानते हैं, और वी सिटिंग इन पाकिस्तान वी रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं। लेकिन आप हमारे रिलीजियस बिलीफ का एहतराम कहां करते हैं? आप हमारे शहीद का मजाक उड़ा रहे हैं। एंड द स्टोरी इज स्टिल नॉट डन। बीजेपी के मिनिस्टर जॉन बर्ला के ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस हैं। बीजेपी के मिनिस्टर एल मुरुगन के ऊपर 21 क्रिमिनल केसेस हैं। और इस वक्त जो इंडिया की रंगीन पार्लियामेंट बनी हुई है ना, इस पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। एंड द टॉप इज बीजेपी, क्योंकि आपके 116 एमपीज हैं क्रिमिनल केसेस वाले। और इस कहानी के अंदर अगर मैं मोदी का जिक्र करूं गुजरात राइट्स के हवाले से, तो फिर आपको मिर्चें लग जाएंगी। यही प्रॉब्लम है आपका, क्योंकि आप ना इंडिया में बैठकर, बॉलीवुड में बैठकर कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हैं। आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके गिर्द घूमती है। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको लगता है आपके स्पाइस ऐसे लगते हैं, लेकिन आपके स्पाइस ऐसे नहीं, आपके स्पाइस ऐसे लगते हैं। फिल्म ऑलरेडी 6 गल्फ कंट्रीज में बैन हो चुकी है। सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, क्योंकि एंटाई पाकिस्तान मैसेजिंग की गई है। और ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी आपकी फिल्म्स बैन हुई हैं, क्योंकि आपकी फाइटर बैन हो चुकी, स्काई फोर्स बैन हो चुकी, आर्टिकल 370 आदित्य धार आप ही की फिल्म ऑलरेडी बैन हो चुकी। और आपने इसको बड़ा इनकैश करने की कोशिश की कि जितनी बाहर बैन होगी डोमेस्टिक मार्केट में मैं उतने ही पैसे कमाने के काबिल हो जाऊंगा। इंडिया के पास इस वक्त, बॉलीवुड के पास गल्फ की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है आपकी ओवरसीज फिल्म के बेचने के लिए, लेकिन आप उस मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है इंडिया की डिप्लोमेसी इस तरह की फिल्म से फेल हो जाती है, इसलिए इंडिया को ऐसी फिल्म्स बनाते हुए 10 दफा सोचना चाहिए। 350 करोड़ आपने रोड दिया और आपने सारी फिल्म पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, और लियारी का कोई कसूर नहीं है सबके अंदर, उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। लिटरली मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं, आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर आप एक आम पाकिस्तानी से, एक आम शहरी से बात करने की कोशिश करें और उससे ये पूछें कि वो इंडिया के बारे में या इंडिया के पॉलिटिशियंस के बारे में क्या जानता है। एक एवरेज पाकिस्तानी जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, वो पता है आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि उसने मोदी का नाम सुन रखा है, उसने राहुल गांधी का नाम सुन रखा है, हद मारो उसने लालू प्रसाद यादव का नाम सुन रखा है। बस इससे ज्यादा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कहानी के अंदर। हम नहीं घुसे हुए आपके घर के अंदर कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है, लेकिन आप इतने एक्सेंट्रिक हो चुके हैं कि पाकिस्तान 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 आ रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो। भाई पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है ना वो कम से कम हाफ स्लीव्स के कमीज शलवार पहनकर नहीं कर रहा है। आप पता क्या करें, आप हमें जब भी ट्रीट किया करें ना, अपने एक एक्स की तरह ट्रीट किया करें कि आप तो जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाए, वो एक्स मूव ऑन कर चुका है, लिहाजा उस एक्स को हो सके तो भूल जाओ। लेकिन आपने एक काम और करना है, आपने अपने इस घमंड से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको लगता है कि जंग जीती जा सकती है बॉलीवुड की स्क्रीन पर। हरगिज नहीं, जंग मैदाने जंग में जीती जाती है, वो आपसे होता नहीं है। अपने मुल्क के पॉलिटिशियंस को आप पकड़ते नहीं है। इंडिगो का कितना बड़ा फियास्को है, पॉलिटिकल पार्टीज आप ही के मुल्क में प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री बैठती जा रही है। खुदारा उधर तवज्जो दें। आपके तेजस के जहाज एयर शो में गिर जाते हैं, आपके फौजी उसमें पैसे कमाते हैं, आपके जनरल्स पैसे कमाते हैं, आपके पॉलिटिशियंस पैसे कमाते हैं, आप उस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये सब आपके घर की कहानियां हैं, हम इन पर बात नहीं करते क्योंकि किसी के घर में आग लगाने का हमें शौक नहीं है। लेकिन जिस लियारी को आप समझते हैं कि लियारी के अंदर सिर्फ गैंग्स होते हैं और लियारी में नाइट क्लब्स होते हैं, लिटरली हंसी आती है, स्पेशली आपके हाफ स्लीव्स कमीज शलवार की तरह लियारी के उन नाइट क्लब्स के बारे में। लियारी की कहानी असल में क्या है मैं बताता हूं। लियारी की असल कहानी यह है कि लियारी को मिनी ब्राजील कहा जाता है।
100 से ज्यादा फुटबॉल क्लब्स हैं, 3 स्टेडियम है। हुसैन शाह पाकिस्तान का अकेला ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल विनर लियारी से आया था। 1988 सोल ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीता और इससे पहले और इसके बाद किसी पाकिस्तानी बॉक्सर ने ओलंपिक से मेडल नहीं जीता। ये है लियारी। लियारी ने पाकिस्तान को आलिया सुमरो दी, पाकिस्तान की पहली फीमेल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। 26 बॉक्सिंग क्लब्स हैं। पाकिस्तान का पहला गर्ल बॉक्सिंग क्लब लियारी से है। ये है लियारी। ये लियारी से है, ये है लियारी। लेकिन ये लियारी तो आपने दिखाना नहीं है, क्योंकि अगर ये लियारी दिखाएंगे तो आपको रैपर्स दिखाने पड़ेंगे, म्यूजिक सीन दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ी बेचना है, बेचनी है नफरत, क्योंकि इंडियन व्यूअर इस वक्त हर्ट है और उससे टिकट के पैसे निकाले जा सकते हैं। माल बेच रहे हैं आप अपना, लेकिन उस माल के साथ आपने डिसऑनेस्टी पता है क्या की है? आपने कहा है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। शेम ऑन यू। आखिर में ये बात समझते हैं कि ये फिल्म हिट हो चुकी है, मजीद पैसे कमा लेगी, मार्च में इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये फिल्म आए तो मत देखें या देखना गलत है, पर ये समझना जरूरी है कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है जो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं और फिर भी कहते हैं, फिर भी उतनी ऑडेसिटी रखते हैं और शर्म नहीं आती है कि उसको ये बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहते हैं। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अच्छी कहानी सुनाती हैं। इस फिल्म की कहानी के अंदर एक डायलॉग है और वो डायलॉग सुनकर लिटरली आग लगती है, तकलीफ होती है, और वो बलोच कौम के बारे में है। डायलॉग में ये कहते हैं कि अगर एक मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हो तो एक बलोच पर भी भरोसा कर लो। अब इस डायलॉग से साफ पता चलता है कि आपको बलोच कौम के बारे में भी कुछ नहीं पता। बलोच वो कौम है कि अगर आप उसको लिटरली एक गिलास पानी भी पिलाएं, वो 100 साल तक याद रखते हैं और फिर आपको लगता है कि आप बलूचिस्तान ले जाएंगे। मुझे वही डायलॉग याद आता है कि तुम क्या, तुम्हारी 10 नस्लें बलूचिस्तान को नहीं ले जा सकती।